ड्रग्स, दैट इज़ दारू पीना, ड्रग्स लेना, ओपियम्स, किसी भी प्रकार के ड्रग्स के अगर आप आदी हैं, स्मोकिंग, कैफीन, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी के आदी होना एक हद तक, वो भी हमारी नींद को अफेक्ट कर सकता है। हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो कई बार हमारे आवर्स का जो शेड्यूल है वो उधर मैच नहीं करता है। इट इज़ कॉल्ड सर्केडियन रिदम, दैट इज सर्केडियन रिदम इज़ योर बॉडी क्लॉक, आपकी बॉडी का क्लॉक। वो अगर किसी भी प्रकार से चैलेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल BPO कॉल सेंटर्स की जॉब्स, इनमें कई बार हमें रात की ड्यूटी, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, यानी रात में आप शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपकी शिफ्ट है, और 1 महीने ऐसी शिफ्ट है। तो 1 महीने जो आपकी वो शिफ्ट होगी, वो रात की नींद की जगह आपको दिन में सोना पड़ेगा। तो उसकी वजह से यू विल फेस अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, एंड यू मे और यू मे नॉट फेस, डिपेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से आप फेस करें ही, लेकिन फेस भी कर सकते हैं। तो ये कई तरह के अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से बीमारियां हैं नींद की। ये हम लोग ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। इंसोम्निया के बारे में हमने डिस्कस किया था, सिम्टम्स, उसके कॉजेज़, उसके प्रेवलेंस, उसके टाइप्स। ये सेशन की एक कॉपी जो है यूट्यूब पे हमेशा पोस्ट की जाती है हेल्प लाइब्रेरी से, तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हैं और आप चाहेंगे जानना इसके बारे में, तो पहले वाले सेशन का यू कैन सी द लिंक ऑन यूट्यूब। इंटरनेट पे यूट्यूब में जाके आप टाइप करेंगे स्लीप डिसऑर्डर्स निमिषा, तो आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो सर्टेनली देखिएगा, बिकॉज उससे आपको और ज़्यादा समझने में ईजी होगा कि हम लोग ने, बाकी लोग इंटरेक्ट भी कर रहे थे तो काफ़ी शेयरिंग हुआ था। इंसोम्निया से जो सफ़र करते हैं लोग, उनकी एक पर्टिकुलर साइकिल होती है जो कि डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट उसको असेस करते हैं। ट्रीटमेंट्स हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे बाकी दूसरे डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स में आते हैं। प्लीज़ कम। मेरा नाम निमिषा है, कुछ आप लोग नए फेसेस हैं आज। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और उसमें टिपिकली मैं एक ख़ास तरह की थेरेपी प्रैक्टिस करती हूँ जिसे कहते हैं रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो अभी तक की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड थेरेपी मानी जाती है साइकोथेरेपीज़ में, जिसमें कई प्रकार की बीमारियों के इलाज और ट्रीटमेंट्स हैं। एंड दिस इज़ अ कम्प्लीटली रिसर्च साइंटिफिक थेरेपी जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कोपिंग एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। तो मैं इसमें पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करती हूँ, 10-12 साल हो गए हैं मुझे। एंड स्लीप डिसऑर्डर्स भी एक ऐसी बीमारी है जो कि CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आती है, और इसका इलाज, कोपिंग, ट्रीटमेंट सब अवेलेबल है। डिसोमियाज एंड पैरासोमियाज, ये और 2 तरह की बीमारियाँ। हम लोग ने इंसोमिया के बारे में डिस्कस किया था जो कि डिसोमियाज के अंदर आता है, वो उसका एक पार्ट है। इंसोमिया के बारे में हमने ज़्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि अभी तक अगर रिसर्च डेटा देखा जाए तो इंसोमिया के केसेस, इंसोमिया के डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा लोगों में प्रेवलेंट हैं। यानी कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपकी टाइमिंग ऑफ स्लीप, वो अगर अफेक्टेड है और वो आपके फंक्शंस को अफेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स आप इंसोमिया के मरीज़ हो सकते हैं। तो ज़्यादा कॉमन तौर पे इंसोमिया पाया जाता है लोगों में, इसलिए मैंने लास्ट टाइम इंसोमिया के ऊपर काफ़ी लंबा डिस्कशन लिया था। आज हम लोग इंसोमिया को छोड़ के बाकी डिजीज़ेस जो डिसोमियाज और पैरासोमियाज में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिसोमियाज के जो प्रकार हैं वो ये हैं, एक तो प्राइमरी इंसोमिया जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फिर प्राइमरी हाइपरसोमिया जो आज हम डिस्कस करेंगे, नार्कोलेप्सी, ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स एंड सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर्स, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टिपिकल सिम्टम्स होते हैं प्राइमरी इंसोमिया के। अगर पिछले 1 महीने या 1 महीने से किसी को नींद आने में या नींद में रहने में तकलीफ होती है तो ये एक सिम्टम हो सकता है। फिर कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई दुख देने वाली घटना या शॉकिंग इवेंट या किसी प्रकार का फिजिकल अराउजल या साइकोलॉजिकल अराउजल जिसकी वजह से नींद
जो है वो कंटिन्यूड नहीं रहती है या डिस्टर्ब हो जाती है। एंग्शियस अबाउट, ये एक एंग्जाइटी सिचुएशन भी होती है जो कि ज़्यादातर पाई जाती है प्राइमरी इंसोमिया में। जब हम बात करते हैं कि कोई इंसान नींद ना आने की वजह से बहुत एंग्शियस रहता है, अब रात हो रही है, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं कैसे सोऊंगा, कल नींद नहीं आई थी, आज भी नींद नहीं आएगी, कई दिनों से नींद नहीं आई है, नींद नहीं आएगी, उसकी वजह से मेरा ये काम रुक जाएगा, मॉर्निंग में फ्रेश नहीं होऊंगा, लोग समझ जाएंगे मैं थका हुआ हूँ, कुलीग्स को पता लग जाएगा कि मैं टायर्ड हूँ, मेरा काम में मन नहीं लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम जिस भी कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं या हमारी जो भी बीमारी है या कंडीशन है, उसको लेके हमारे मन में कई सारे ख्याल या एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स होती हैं, तो एंग्जाइटी उसको और ज़्यादा क्वांटिफाई करके हमारे सामने प्रेजेंट करती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में तकलीफ़ होती है इंसोमिया के पेशेंट्स के साथ कि नींद नहीं आना तो एक परेशानी है ही है, पर नींद नहीं आएगी इसके बारे में सोच सोच के वो एंग्जाइटी करते रहते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे बिकम एंग्जाइटी प्रोन। नींद को लेके, यानी इवनिंग आ रही है एंड दे विल स्टार्ट वरिंग कि मुझे नींद नहीं आएगी, मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, लेटे लेटे नींद के बारे में सोचते रहते हैं। एंग्जाइटी अबाउट नॉट बीइंग एबल टू स्लीप। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बट येस दिस इज व्हाट पीपल डू। ज़्यादातर ये यंग अडल्ट और मिडिल एज के लोगों में पाया जाता है प्राइमरी इंसोमिया। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं कुछ, जैसे कि पिछले 1 महीने तक एटलीस्ट ये प्रॉब्लम परसिस्टेंटली हो, कंटिन्यूस रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं आई तो आपने सोचा आपको प्राइमरी इंसोमिया हो गया, नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 1 महीने आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं या आपको नींद नहीं आ रही है किसी भी कारण से, देन वी कैन लुक एट इट एज अ डिजीज़। किसी प्रकार का डे टाइम डिस्टर्बेंस जैसे होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, जो कि फटीग, थकान, उसकी वजह से आपको रेस्टफुल नहीं फील हो रहा है, या आपके ऑक्यूपेशनल चीज़ों में वो अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंट्स में काम करते हैं और आपको नंबर वर्क करना है तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या नॉर्मली आप कोई कैलकुलेशन बहुत जल्दी करके दे देते हैं और वही कैलकुलेशन को करने में आपको बहुत समय लग रहा है, या आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में, यू आर वेरी गुड एट इट, बहुत सालों से आप काम कर रहे हैं और फिर भी उसमें गलतियां निकल रही हैं। कोई डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है और आपका ध्यान ही नहीं है उसमें, यू जस्ट लूजिंग योर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ रहा है। यस, कुछ चीज़ें जो हैं प्राइमरी इंसोमिया में रूल आउट करनी होती हैं, जैसे कि मेंटल इलनेसेस या सांस लेने वाले जो डिसऑर्डर हैं स्लीप के, उनको रूल आउट करना, या फिर जो सर्केडियन रिदम है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई यूएस जाके आया है, यूएस के सफ़र से आया है और उसको 5-6 दिन नींद नहीं आए, तो हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि उसको प्राइमरी इंसोमिया हो गया है। प्रोबेबली दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम जेट लैग, जो कि एक सर्केडियन, वो अगर और लंबे पीरियड तक सफ़र करता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ में और कौतूहल और परेशानियाँ आ जाएँ, तो देन वी नीड टू गेट हेल्प फॉर दैट पर्सन, लेकिन वो प्राइमरी इंसोमिया में नहीं आएगा। तो हमें ये रूल आउट करना पड़ता है कि मेंटल इलनेसेस, मेडिकेशन इश्यूज़, यानी कोई इंसान अगर कोई खास एक ड्रग ले रहा है उसकी वजह से ये इशू तो नहीं आ रहा है कि उसको नींद नहीं आ रही है, ये चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं। यस, फिर ये दूसरी बीमारी है प्राइमरी हाइपरसोमिया, इसको स्लीप ड्रंकननेस भी कहते हैं, ओवर स्लीपिंग, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, रात में सोए थे 8-9 घंटे फिर भी दिन में हमको फ्रेश नहीं फील हो रहा है, बहुत उबासी आ रही है, सो गए, सोते ही रहे, 8 घंटे की जगह 12 घंटे सो गए, 13 घंटे सो गए, लोग उठा रहे हैं। या एक्सेसिव स्लीपिंग, ये इसका एक मेन सिम्टम है वेकिंग आवर्स में, यानी सारी दुनिया जगी है, काम हो रहे हैं और आप सोए जा रहे हैं, सोते ही जा रहे हैं। आइदर लेंदी एपिसोड्स ऑफ डे टाइम स्लीप और एपिसोड्स ऑफ डे टाइम स्लीप ऑन डेली बेसिस, बावजूद इसके कि आप रात में भी सोते हैं, रात में भी आप 8-9 घंटे सोते हैं और मॉर्निंग में भी या दिन में भी आप 4 घंटे 5 घंटे सो गए, सो देन इट इज एक्सेसिव स्लीपिंग एंड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरसोमिया। ऐसे लोगों को मॉर्निंग में उठने में बहुत तकलीफ होती है। ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा मेल्स में पाया जाता है कि इनको मॉर्निंग में नींद इनकी पूरी हुई है फिर भी उनको सोना है, नींद आई जा रही है,
एंड क्योंकि उन्हें किसी काम की वजह से या रीज़न से उठाया जा रहा है, उनके कमिटमेंट्स हैं, तो दे गेट वेरी एंग्री एंड इरिटेटेड ऑल्सो, जिसकी वजह से घर में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। किसी की वाइफ उसे उठा रही है बार बार और उसको ऑफिस जाना है, या उसके देर से उठने की वजह से उसके ऑफिस की एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, कोई कमिटमेंट दिया है, किसी को मिलना है, वो सब पूरे नहीं हो रहे हैं, तो नेचुरली आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंग्जाइटी और कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आएंगे। कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं, इसमें भी 1 महीने में ज़्यादा अगर ये प्रॉब्लम हुई है, 1 महीने तक ये प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसको मानते हैं कि हाँ, इसको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसा इंसान जो कि हाइपरसोमिया से पीड़ित है, परेशान है, वो अगर अपने पर्सनल लाइफ में ऑक्यूपेशनल इश्यूज़ में पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा है, या अपने फंक्शनल इश्यूज़ को पूरी तरह पूरा नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ स्लीप इश्यूज़, तो हम कहेंगे कि ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। इसमें भी हमें दूसरे स्लीप ऑर्डर्स को रूल आउट करना पड़ता है। नार्कोलेप्सी, ब्रीदिंग रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि सांस लेने में जिन्हें प्रॉब्लम है उसकी वजह से, इनको भी हमें, पैरासोमिया, इन सब चीज़ों को रूल आउट करना होता है कि कहीं ये जो डिसऑर्डर है या ये जो प्रॉब्लम है, ये बिकॉज ऑफ किसी और डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं आ रही है। मेंटल डिसऑर्डर्स को भी हमें रूल आउट करना पड़ता है, यस, और इवन ड्रग्स की वजह से ये प्रॉब्लम ना हो रही हो, इसको हमें रूल आउट करना पड़ता है। स्पेसिफिकली हमें 3 दिन में पिछले 2 सालों में क्या हमारी कंडीशन रही है, एक्सेसिव स्लीपिंग रही है, नहीं रही है, इसका हमें डेटा और हिस्ट्री चाहिए होती है। नार्कोलेप्सी, इसका एक दूसरा नाम है स्लीप अटैक्स, रिकरेंट स्लीप अटैक्स, जो कि बिल्कुल भी पेशेंट लड़ नहीं पाता है उससे। 10 से 20 मिनट की स्लीप ड्यूरेशन होती है, पर आप बैठे बैठे सो जाते हैं और कई बार सो जाते हैं। इट्स कॉल्ड नार्कोलेप्सी। और पेशेंट को अच्छा लगता है, फिर से थोड़े घंटे बाद फिर से ये अटैक पड़ जाता है, फिर से 20 मिनट 30 मिनट की नींद। सो इसको नैप नहीं कहते हैं, जब ये ज़्यादा बार होने लगता है तो उसमें प्रॉब्लम है फिर जी, फुल डे के अंदर। 40% लोग जो नार्कोलेप्सी से पीड़ित हैं, वो किसी न किसी प्रकार के मानसिक डिसऑर्डर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। 18% पेशेंट्स जो हैं नार्कोलेप्सी के, वो 10 साल के या उससे भी छोटे हो सकते हैं। Men and women, they are equally affected in narcolepsy. So we can't say कि इसमें कोई जेंडर इश्यूज या जेंडर से ये अफेक्टेड है। 3 मेजर सिम्टम्स हैं नार्कोलेप्सी के, जिसको हम लोग कैटाप्लेक्सी कहते हैं, एकदम से मसल्स जो बिल्कुल ढीली ढाली हो गई, ड्रॉप अटैक्स जिसे कहते हैं हम। सडन लॉस ऑफ मसल टोन एंड स्टेबिलिटी, यानी आप कुछ पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आपसे पकड़ा नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। यस, हैलुसिनेशंस, जस्ट सोने के थोड़ा पहले और सोने के थोड़ा बाद हमें हैलुसिनेशंस हो सकते हैं, यानी हमें कुछ दिखाई दे रहा है या हम कुछ सोच रहे हैं कि हमें दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है। स्लीप पैरालिसिस भी हो सकती है इसमें, सोने से उठने के वक्त ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है या एकदम से डिसफंक्शनिंग हो गई है किसी पार्ट की। यस, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसके हैं, इररेसिस्टिबल अटैक्स ऑफ रिफ्रेशिंग स्लीप दैट अकर डेली ओवर एटलीस्ट 3 महीने तक ऐसा हो, तभी ये एक स्लीप डिसऑर्डर है। कैटाप्लेक्सी और रिकरेंट होना, ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम उसको एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में डालते हैं। और वापस फिर से हम इसमें 2 चीज़ें रूल आउट करते हैं, ड्रग अब्यूज़ या मेडिकेशन की वजह से तो नहीं हो रहा है। यस,
दीज आर ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स, एपनिया कहते हैं जिसे, एपनिया स्लीप सिंड्रोम। 4 प्रकार के होते हैं ये, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, OSAS। फिर सेंट्रल स्लीप एपनिया सिंड्रोम, सेंट्रल alveolar hyperventilation syndrome, and the last one is mixed type apnea syndrome. OSAS जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, और इसमें हमारे सांस लेने का जो अपर एयरवे होता है उसमें कोई ब्लॉकेज होता है, उसकी वजह से हम, अब जब हमारे अपर एयरवे में ब्लॉकेज होगा तो हमें सबसे ज़्यादा कैसे पता लगेगा कि अपर एयर में ब्लॉकेज है? आप सो रहे हो और मुझे कैसे पता लगेगा कि अपर एयरवे में ब्लॉकेज है? बहुत कॉमन चीज़ है, बताइए। खर्राटे, स्नोरिंग, वेरी लाउड स्नोरिंग ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, इट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स जिससे पता लग सकता है। ज़्यादातर ये बीमारी OSAS बहुत मोटे, ओबीज, ओवरवेट लोगों में पाई जाती है। वन ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स यू कैन से ऑफ बीइंग ओबीज, आपका ओवरवेट है, आप बहुत ज़्यादा अपनी हाइट और अपनी एज के हिसाब से फैल रहे हैं, तो देन यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम OSAS। बीच बीच में जो लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित होते हैं वो स्नोर करते हैं और मुंह खोल के एकदम से ऐसे सांस लेते हैं और फिर से वापस स्नोरिंग में ड्रिफ्ट हो जाते हैं। हेलो, या प्लीज। एंड जब वो ऐसा करते हैं कि वो स्नोर करते हैं और गैस करते हैं तो क्या होता है, उनका एयरवे थोड़ी देर के लिए खुल जाता है एंड दे अगेन स्टार्ट ब्रीदिंग। वेरी लाउड स्नोरिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, CSAS primarily found in elderly patients with heart और neurological issues, जिसकी वजह से उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। ये CSAS जो बीमारी है वो एयरवे ब्लॉकेज से रिलेटेड नहीं है, बट इट कैन बी रिलेटेड टू सम ब्रेन डिसऑर्डर। यस, CHS बहुत मोटे लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। CHS एक्सट्रीमली ओबीज पीपल, इसमें भी पेशेंट का एयरवे ब्लॉक नहीं है पर उसकी ब्लड ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो हो जाता है, उसकी वजह से दिस पर्सन सफर्स फ्रॉम एपनिया, दैट इज ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर। आई वुड से कि ये जानने के लिए अच्छी हैं बातें, लेकिन अपने आप किसी को टेक्निकली डायग्नोस करने के लिए अच्छी नहीं है। उसके लिए आप बस इतना याद रखो कि ये ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, अलग अलग कारण से हो सकते हैं, उसमें हमें डॉक्टर नहीं बनना है। हमें ऐसा समझ में लगे तकलीफ हो रही है, रेस्टफुल नहीं फील हो रहा है, लोग कह रहे हैं यार बहुत ज़्यादा स्नोर करते हो, वेट भी हमारा बढ़ा हुआ है, तो हमें प्रॉबेबली किसी डॉक्टर या फिजिशियन के पास हेल्प लेनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इज़ अ वेरी गुड टूल, लेकिन इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड कि क्योंकि हम ये सेशन ले रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये थोड़ी थोड़ी बातें जान के हम सब कुछ जान सकते हैं। दे आर वेरी डिटेल्ड डिसऑर्डर्स, इसमें बहुत रिसर्चेज हैं, बहुत चीज़ें हैं। इट वुड बी ऑलवेज बेटर कि आपको थोड़ा भी शक लगे तो प्लीज़ टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स जो कि इसको सही तरीके से डायग्नोस कर पाएँ। MSAS अगेन इज अ कंबाइंड वन, 2 तरह के एपनिया डिसऑर्डर्स को मिलाकर MSAS बनता है। इसके मेन डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं एक्सेसिव स्लीपीनेस, क्यों? क्योंकि हमें बहुत रेस्टफुल नहीं फील हो रहा है, इसीलिए हम रात में सोए फिर भी हमें बहुत रेस्टफुल नहीं फील हो रहा है और हम दिन में भी वी आर गोइंग इनटू स्लीप, तो एक्सेसिव स्लीपीनेस हो सकता है, या इंसोम्निया भी हो सकता है कि नींद आ ही नहीं रही है बिकॉज ऑफ दिस। जज टू बी ड्यू टू स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग कंडीशन, यानी कि ब्रीदिंग में हमें किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, इसलिए हम इस तरह की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं। अगेन वी हैव टू रूल आउट हियर अगेन कि ये किसी के अल्कोहल लेने की वजह से तो नहीं हो रहा है, या किसी प्रकार का सब्सटेंस नार्कोटिक्स
किसी तरह का ड्रग लेने की वजह से ये बीमारी तो नहीं प्रेवलेंट है। ये चीज़ें हमें रूल आउट करनी पड़ती है जब भी हम एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। मेडिकल कंडीशन यानी अगर आपको डॉक्टर ने किसी खास प्रकार की मेडिसिन दी है किसी फिजिकल इलनेस के लिए, उसका ये साइड इफेक्ट तो नहीं है या उसकी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है, वी हैव टू रूल दिस आउट। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर, सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर्स। जेट लैग जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, इसमें जब हम किसी दूसरे देश से या जहाँ पे रात दिन का हमारा वेरिएशन है ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, वो उसकी वजह से हमारी बॉडी क्लॉक जो है वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती है एंड वी मिस आउट ऑन स्लीप फॉर मैनी डेज और मे बी दैट बिकम्स अ रीज़न कि वी आर नॉट बीइंग एबल टू स्लीप। सेकेंड इज शिफ्ट वर्क, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जैसे BPOs, कॉल सेंटर्स, इन जगहों पे शिफ्ट वर्क होता है। और किसी इंडस्ट्री में शिफ्ट वर्क होता है, इंजीनियरिंग में, और होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यस, हॉस्पिटल्स देमसेल्व्स, यस, 24/7। जी, कुछ भी नहीं याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। एयरलाइन इंडस्ट्री, यस, all the factories, yes, the ones who work 24/7, yes। और कोई रह गया? मदर्स जो नई मदर्स बनती हैं, आप लोग को सूझेगा नहीं ये, पर ये बहुत सही है। मे बी क्योंकि मैं एक मदर हूँ इसलिए यू नो जैसे इनिशियल के 6 महीने बिल्कुल मदरली त्रास होते हैं, यू कैन कॉल देम, यू नो, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्लिस टू हैव अ चाइल्ड, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा समय है जिसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आई कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ फीमेल पेशेंट्स जिनकी पूरी स्लीपिंग पैटर्न बदल जाती है आफ्टर दे बिकम अ मदर, क्योंकि वो पहले बहुत गहरा सोती थी और बाद में बच्चा होने के बाद एंग्जाइटी में, उसकी केयर में, दे स्टार्ट स्लीपिंग लेस, छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको फीड कराना पड़ता है। ये एक बहुत ही सिंपल सी फैक्ट है, हमारी डेली रूटीन की फैक्ट है, इसमें किसी डॉक्टर या किसी के बताने की भी ज़रूरत नहीं है। A mother, a new mother is bound to have issues with sleep and may not feel very restful। तो वो दिन रात में नहीं सो पाएंगी, दिन में सोएंगी, दिन में भी सोएंगी पर बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। Again, sleep has to do with rest for some time, yes, but what happens is with your body clock कि if you continue that some time it becomes a pattern with you, so that is the reason so many times women are not able to come out of it also। अक्सर लोग कहते हैं कि शादी के पहले बड़ी अच्छी नींद लेते थे, शादी के बाद माँ बने तो उसके बाद अब तो नींद ही नहीं आती या सोना ही भूल गए। लॉट्स ऑफ पीपल कंप्लेन लाइक दिस कि पहले तो मतलब अभी काम नहीं भी होता है तो भी नींद नहीं आती, बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न विच वी फॉलो इन अ पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ। या सो दैट कैन ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ शिफ्ट वर्क, आई वुड से, जो कि हमारी लाइफ में कुछ साल चलता है। इसके अलावा भी 3 तरह के और डिसऑर्डर्स हैं। एक है नॉन 24 आवर स्लीप वेक सिंड्रोम, ये बहुत ही रेयर और क्रॉनिक डिजीज़ है, ज़्यादा नहीं पाई जाती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ आई वुडंट से कि ज़्यादा जानना भी ज़रूरी है। डिलेड स्लीप फेज, इसको DSPD भी बोलते हैं, जिसमें अक्सर लोगों का सोने का समय डिले होता जाता है। जैसे पहले हमें 10 बजे नींद आती थी, फिर 11 आने लगी, फिर 12 आने लगी, एंड वी डोंट फील रेस्टफुल बिकॉज ऑफ दैट। पहले हम बिल्कुल डॉट सो जाते थे 10-11 बजे, पर विद वर्क और मे बी बिकॉज ऑफ अदर वेरियस इशूज, स्ट्रेस, ट्रैवलिंग, हमारी नींद जो है वो डिले होती जा रही है और वो डिले जो है वो एड ऑन होता जा रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड DSPD, एंड इसकी वजह से भी हमारी नॉर्मल लाइफ अफेक्ट होने लगती है, एंड सो मेनी टाइम्स पीपल फॉल asleep ड्यूरिंग non-sleep hours, and that creates a problem for them, and they have a difficulty again waking up in the morning। Usually ये disease जो है वो early childhood या adolescence में आती है और उसी में गायब भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि ये कंटिन्यू रहे। It can come during that time and again disappear also। Advanced sleep phase syndrome, ASPS जिसे बोलते हैं हम, इसमें खास कुछ टाइमिंग्स होती हैं, उसमें पेशेंट को बहुत नींद आती है, वो एक खास कुछ टाइमिंग्स में, तो उस टाइमिंग्स आई मेंशन दिया। अर्ली इन द इवनिंग 6 बजे से 7 के बीच में बहुत नींद आती है,
और वो सोने का समय नहीं होता है, राइट? और या फिर दे वेक अप वेरी अर्ली मॉर्निंग, 3 o'clock, नींद खुल गई, एंड दैट इज अ ब्रेक इन द स्लीप, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट फील वेरी रेस्टफुल. एल्डरलीज और मेनोपॉजल वुमेन में ये प्रॉब्लम होती है ASPS की. जो लोग एक खास टाइमिंग, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली राइजर्स में आते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, ये देखा गया है, रिसर्च ऐसा कहती है कि दे आर वल्नरेबल टू जेट लैग, या अगर उनका टाइमिंग पूरी बॉडी साइकिल उनकी चेंज की जाए सोने की, तो दे में सफ़र फ्रॉम जेट लैग और शिफ्ट वर्क सिंड्रोम, क्योंकि दे हैव बीन अर्ली राइजर्स थ्रू देयर लाइफ एंड दे मेंटेन अ टाइमिंग, एंड उनकी बॉडी उसी हिसाब से फिट है, तो उसी तरह से इट अफेक्ट्स देम. दैट्स वाई कई बार ऐसे लोगों को नाइट आउल्स भी कहा जाता है, यानी वो तो अर्ली मॉर्निंग उठने के आदी हैं और बाकी उन्हें दूसरे समय पे नींद नहीं आ रही है, तो नेचुरली दैट इज द ओनली पीरियड दे विल जस्ट स्लीप फॉर दैट मच टाइम. There are some patients who do not fit the pattern of these 3 disorders and appear to be the opposite of the delayed sleep phase. And ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर शाम को ज़्यादा देर तक जगे नहीं रह पाते हैं, 8-9 बजे के बाद ही उन्हें नींद आने लगती है, एंड खाने की टेबल पे ही वो जमाई ले रहे हैं, एंड दे आर यू नो, एंड इट इज़ टफ टू कीप देम अवेक. अगर आप उनको अवेक रखिए भी तो यू विल फील गिल्टी अबाउट इट, ये तो कितनी जल्दी नींद आ जाती है. सो देर आर वेरियस, एज आई सेड, देर आर 80 टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स. वी नो अबाउट सम ऑफ देम ऑन प्रॉपर डिटेलिंग. इंडिया में अभी भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है. वी हैव मोर रिसर्च ऑन अदर कंट्रीज, एंड वी आर, यस, चल रही है रिसर्च, लेकिन अभी भी उतनी नहीं है. मुझे जलने के बाद में आपको हो जाता है ऐसा? Persistent and recurrent pattern of sleep disruption leading to, ये जो सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर है, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं एक्सेसिव स्लीपीनेस या इंसोमिया, आ ही नहीं रही है नींद, तो उसकी वजह से, और ये परसिस्टेंट चल रहा है, यानी आपके शिफ्ट वर्क, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपने एक पेशेंट का, जो कि अभी ठीक हो गए हैं काफ़ी हद तक, अराउंड 80%. ये मेल पेशेंट है मेरे, 35 ईयर्स के, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में जॉब करते थे, अब कॉल सेंटर इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री में चले गए हैं, बट बिकॉज ही वर्कड इन अ BPO कॉल सेंटर इंडस्ट्री फॉर 5 years, उनका जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया. तो अब उसकी वजह से उनको स्टमक इश्यूज़, उनको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम्स, या अब उनको डे टाइम में काम करना होता है, ही इज़ नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज वर्क, ये इश्यूज़ काफ़ी हद तक आ रहे हैं. एंड इवन दिन में काम करने के बाद भी वो रात में जगे पाए जाते हैं, और बहुत रेस्टफुल स्लीप नहीं होती है, जिसकी वजह से हंगर, एंग्जाइटी लेवल्स, ये सब कुछ जो है. और फिर क्या होता है, अक्सर जब आप बहुत देर तक रात में जगे रहते हैं, तो आपका जो पेट, पाचन तंत्र, वो भी एक्टिव रहता है. ऑटोमेटिकली यू विल एंड अप ईटिंग एंड ईटिंग ऑल सो मेनी टाइम्स जंक फूड. उस समय तो आप दाल चावल रोटी खाने नहीं चाहेंगे, और अगर वो खाएंगे भी तो इट इज़ अगेन एन एक्स्ट्रा मील फॉर यू. वेरियस काइंड्स ऑफ इशूज कम अप when you are struggling with these kind of circadian rhythm sleep disorders. They affect your stomach, they affect your digestive issues जो हैं काफ़ी आने लगते हैं. फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगती हैं, आप इरिटेटेड फील करते हैं, किसी किसी बात पे आप एकदम से बाउट ऑफ एंगर हो जाएगा, बिकॉज यू हैव नॉट स्लेप्ट वेल. सो इट्स अ वेरी बेसिक नीड विच वी हैव स्लीप, लेकिन माइन्यूटली अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए, you will find that it is the most necessary one. When you call about the basic needs of our body, food, sleep, so there sleep is a very basic one. Even when I deal with mentally ill people, या जब मैं मानसिक रोगियों से डील करती हूँ, या जिन्हें एंग्जाइटी डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, सबसे पहले चीज़ें हम रूल आउट करते हैं कि उनकी नींद कैसी है. ये हमारे लिए जानना बहुत अच्छा होता है, तो हम इसमें प्रोबिंग करते हैं, आप कितना सोते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक सोते हैं, उनके रिलेटिव से पूछते हैं ये कैसे सोते हैं, इनकी नींद कैसी है, एक प्रॉपर रूटीन में नींद है, या रात में बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, या इजी स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग, कई चीज़ें हम प्रश्न पूछते हैं. कई प्रकार के दूसरे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से सर्केडियन रिदम नहीं होता है, यानी मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से सर्केडियन रिदम नहीं होता है.
तो ज़्यादातर हमें वो रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमें देखना पड़ता है कि किसी ड्रग की वजह से आपका जेट लैग या शिफ्ट वर्क वाला इशू नहीं आ रहा है। स्पेसिफिक टाइप्स जो हैं डिले DSPS जो कहते हैं हम, जेट लैग टाइप, शिफ्ट वर्क टाइप और अनस्पेसिफाइड जो है हमारे, हमें वो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा पर्टिकुलर है। पैरासोमियाज, ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आप भी जब इसके बारे में जानेंगे तो आप समझेंगे। स्पेसिफिकली इसके थ्रू मैं कुछ आप लोगों से शेयर भी करना चाहती हूँ कि ये टॉपिक जो है वो मेरा फेवरेट क्यों है। It won't be big. We have a, कम थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। Repeatedly awakened from sleep by frightening dreams, ये ज़्यादातर किनको होता है? जो पिक्चर देखते अडल्ट्स में ऐसा, और बच्चे भी, अच्छा बच्चों में भी, या बच्चों में ही ज़्यादा होता है? depends on the movie there. Yeah, it depends on the visual inputs they are taking in the whole day. इन्फेंट्स पे भी होता है, यस। PS, या मारा मारी, बिल्कुल, यस। नाइटमेयर डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। 10 से 50% बच्चे 3 से 5 साल की उम्र में इससे अफेक्टेड हैं। Credit goes to all the kinds of medias which we are showing to our children. If Ekta Kapoor is building upon your relationship conflicts, then Doraemon and various other very very destructive serials are building upon your little ones. आपको नहीं पता उन्होंने टीवी में क्या देखा है और उनके सपने में कौन अटैक कर रहा है और गोली चला रहा है, एंड who's doing all the horror, because आपकी अपनी लाइफ में तो कोई हॉरर नहीं है, everything is going smooth, पर फिर भी आपका बच्चा नींद में डर रहा है या उसको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, चिल्लाता है, एकदम से बैठ जाता है उठ के, एकदम से सहम जाता है, रोने लगता है। 3 से 5 साल का बच्चा एकदम से उठ के जोर जोर से रोने लगता है। दिस कैन हैपन, यस। मोर फीमेल्स देन मेल्स हैव दिस डिसऑर्डर। लड़कियों में, लेडीज़ में ज़्यादा ये डिसऑर्डर देखा जाता है। इसके काफ़ी सारे रीजंस पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे कल्चरल आउटपुट में मेल्स को इतने सी उम्र से ही बताने लगते हैं कि बेटा रो मत, रोना तो लड़कियों का काम है, और लड़कियों को अलाउ करते हैं, अरे ये तो रोंदू है, बात पे रोती है। ये कई सारे ऐसे इंटोनेशंस हैं जो हमारे बिलीफ्स सिस्टम्स में काफ़ी है। अरे अभी भी बहुत है, मतलब हम लोग जो इतना कुछ जानते हैं तो भी अनजाने में इन चीज़ों को सपोर्ट कर देते हैं। हमारे घर में कोई बच्चा रो रहा होगा, अरे यू आर अ गुड बॉय, बॉयज थोड़े रोते हैं बेटा, ये क्या है? अनजाने में कई बार हम याद ही नहीं रखते कि हम कह क्या रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या होगा, आई एम अ बॉय, आई कांट क्राई। रिसेंटली मेरे 6 साल के बच्चे ने मुझे बोला कि मम्मा आप मुझे बाहर मत डांटना। ऐसे रोके, क्यों? नहीं अब मैं बॉय हूँ, मुझे आप बाहर डांटोगे मुझे बुरा लगता है। तो अपेरेंटली शायद मेरी मेड ने उनको बताया होगा कि अब आप बड़े हो रहे हैं, यू आर अ बिग बॉय, आपको बाहर कोई डांटेगा तो आपको बुरा लगेगा ना। घर में मम्मी डांटती है कोई बात नहीं, पर बाहर आप उन्हें परेशान मत करना कि वो आपको डांटेंगी। तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, मैं बॉय हूँ, मुझे बाहर नहीं डांटना चाहिए। एंड अनदर वन वाज, मैंने किसी बात पे वो रो रहा था तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अपसेट हैं, थोड़ी देर में हम बात करते हैं, इट्स ओके। हमने एक अपसेट कॉर्नर बनाया हुआ है अपने घर में कि वो जब नाराज़ होते हैं तो ऐसा होता है कि जाके वहाँ बैठ जाते हैं। तो कभी अगर रो रहे हैं तो आई डोंट जनरली इंटरप्ट कि रो मत, ओके अपसेट हैं, यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि आप अपसेट हैं, उससे डील करेंगे। तो 2-4 मिनट हुआ होगा, उसके बाद अपने आप चुप होके मेरे पास आए। मैंने कहा बस हो गया, इतना ही अपसेट थे आप? तो ही इज़ टेलिंग मी नहीं मैं तो बॉय हूँ, मैं ज़्यादा रोता नहीं हूँ, मैं तो बॉय हूँ, मैं ज़्यादा रोता नहीं हूँ। ऐसे रोके तो कौन ज़्यादा रोता है? अरे वो क्लास में गर्ल्स है ना, वो सब रोती रहती हैं, हम तो बॉय है ना, हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। 6 साल का बच्चा अगर आपसे ये बातें कह रहा है, इट इज़ इन द सिस्टम, वो भी मेरा बच्चा है,
ऐसा नहीं कि किसी और का बच्चा है। उसकी मम्मी खुद ये सेशंस लेती है और उसकी मम्मी खुद इन चीज़ों को अवेयर करती है लोगों को। तो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट भी अपने बच्चे को इन चीज़ों से बचा नहीं सकती, बिकॉज मेरे अलावा भी उसकी एक सोसाइटी है जिनमें वो मूव करता है। मेड है, फिर पापा हैं, दादा हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स के मम्मी पापा हैं, नेबरहुड है। तो इट इज़ नॉट कि हम ठीक हैं तो हमारा बच्चा बिल्कुल ही इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। सो टिपिकली ये जो टॉपिक है ये मेरा बहुत फेवरेट है, बिकॉज हम अपने आसपास आँख खोल के देखते ही नहीं है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या कर रहे हैं। व्हेन यू से कि दिल्ली इज़ अ प्लेस जहाँ पे रेप्स हो रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी होनी चाहिए। खाली एक पुलिस सिस्टम या उससे कुछ नहीं होने वाला है। There is certainly a lot of other sociological issues in North which are not in West. I've stayed 6 years in Ahmedabad, I've stayed 3 years, 4 years in Baroda, I've stayed 4 years in Bangalore. आज मैं बॉम्बे में 4 साल से हो रही हूँ, अभी मैं ट्रांसफ़र हो रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि क्यों ये स्टेट्स इतने अलग हैं। Look at them. यहाँ पे बिलीफ सिस्टम्स, यहाँ पे सुपरस्टिशंस, हर एक के अलग हैं। They're completely different. But when I talk about these, then what do I mean by it? So when I say कि कोई एक बहुत ही बड़े लेवल पे ख़राब हादसे हो रहे हैं कहीं पे, तो we need to look into it कि क्या है उसका कारण। ये एक छोटी सी मिथ जो है, बिलीफ है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए या लड़कियों को रो लेना चाहिए, ये अपने आप में ये कितना मिसलीडिंग है। एंड अभी आज के वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए कि हमारे इमोशंस क्या हैं, हमें क्या फील हो रहा है। अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, हम उस गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करें, या हमें किसी के प्रति ग्लानि हो रही है, घृणा हो रही है तो क्यों हो रही है। तो वी नीड टू नो दिस, या ठीक है, तो वी नीड टू नो दिस एंड वी नीड टू बी एजुकेटेड ऑन इट, जो कि हम अभी भी नहीं हैं और हमारे इंडिया में इसको लेके बहुत कम नॉलेज है। सो आई वुड से कि इतने छोटे छोटे सोशल इश्यूज़ जो कि बड़े बड़े सोशल इश्यूज़ बन जाते हैं और न्यूज़ में आने लगते हैं, उनके पीछे काफ़ी हद तक हमारे इस तरह के बिलीव्स हैं। एंड वही बिलीव्स हमारे टीवी सीरियल्स में भी आ रहे हैं काफ़ी हद तक। आज छोटे छोटे बच्चे हैं या पहले भी छोटे बच्चे थे, उन्हें किस बात का नाइटमेयर डिसऑर्डर होता है। एक छोटा बच्चा बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहता है, उसके माँ बाप तो उसको नहीं डराते होंगे, कोई तो डराता है, मीडिया, उसके दोस्त, कोई बाई, मम्मी नहीं होती है तो किसी बाई ने डराया है, चुप वरना दूंगी एक, या कमरे में बंद कर दूंगी। यू नो कितनी चीज़ें हैं। या मैंने अक्सर माँओं को सुना है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें कोठरी में बंद कर देंगे, या अपने ही बच्चे को किसी कीड़े से डरा रही हैं। कॉकरोच डाल दे, कॉकरोच, चलो दूध पियो। हाँ, भूत का डर तो ऑफ कोर्स आजकल छोटा भीम में भी भूत दिखा रहे हैं। इमेजिन इतने छोटे से बच्चे को भूत का डर। भूत क्या होता है, मेरा बेटा कई बार पूछता है मुझसे, घोस्ट क्या होता है मम्मा। मैंने कहा हमारे जैसे ही होता है, कभी मिलेगा तो मिला देंगे तुम्हें, यहीं कहीं मजगांव में घूम रहा होगा, डोंट वरी। सो आई डोंट नो, वी आर इनकलकेटिंग फियर, वी आर इनकलकेटिंग डिसऑर्डर्स इन मैनी वे। वी नीड टू सी कि हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ या हमारे आसपास की जनरेशन्स के साथ, व्हाट आर वी डूइंग। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है नाइटमेयर डिसऑर्डर के, रिपीटेड नाइटमेयर्स, यानी किसी बच्चे को रात में रिपीटेड नाइटमेयर्स आ रहे हैं, उसकी वजह से वो उठ जाता है, नींद पूरी नहीं होती है और उसको अच्छे से याद भी रहते हैं ड्रीम्स। ये पर्टिकुलर बात है, उसको ड्रीम्स जो हैं अच्छे से याद रहते हैं। एंड उसकी वजह से ये बच्चा अक्सर डरा डरा रहे, या उसको अपने सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ हो जाएं कि वो ठीक से किसी से बात नहीं कर रहा है, या जहाँ पे उसको मुंह खोलना है वहाँ नहीं मुंह खोल रहा है, उसके साथ कुछ किसी ने ख़राब कर दिया है, वहाँ भी वो नहीं बता रहा है अपने पेरेंट्स को या किसी को। तो वहाँ पे वी नीड टू सर्टेनली बी अवेयर कि क्यों ऐसा हो रहा है। ज़्यादा बार ऐसा होता है तो दैट पर्सन स्टार्ट्स लूजिंग स्लीप, बच्चा जो है वो रेस्टफुल स्लीप को खो देता है। एक पर्टिकुलर इसका साइन है कि बच्चा जो है वो डिसओरिएंटेड नहीं होता है उठने के बाद, अलर्ट होता है, यानी वो नींद से उठ भी गया तो ऐसे नींद में नहीं होगा, बिल्कुल अलर्ट होगा, बिकॉज उसको नाइटमेयर आया है, उसको एक बुरा सपना आया है, तो वो बिल्कुल भी झूम नहीं रहा होगा नींद में, वो प्रॉपरली अलर्ट होगा, प्रॉपरली अवेक।
वो आपको पूरा डिस्क्राइब करके मैंने ऐसा देखा, वो मुझे मार रहा था, वो मुझे उसके हाथ में तलवार थी और तलवार उसने ऐसे 3 बार चलाई, पूरा डिस्क्राइब करते हैं बच्चे, द वंस हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। वी हैव टू रूल आउट दीज थिंग्स कि उनका डिस्ट्रेस लेवल क्या है, आसपास के एरियाज़ यानी उनके परिवार में कोई ऐसा स्ट्रेस लेवल करने वाला वाकया तो नहीं हुआ है, किसी की डेथ या किसी के घर में चोरी हुई थी रिसेंटली। तो ये चीज़ें हमें हिस्ट्री में निकालनी पड़ती हैं, वी हैव टू सी देम। द नाइटमेयर्स डू नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर। ज़रूरी नहीं है कि ये जो नाइटमेयर है वो किसी खास दूसरे मेंटल इशू की वजह से अकर हो रहे हों, तो वी हैव टू रूल आउट दीज थिंग्स। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि जानना बहुत अच्छा है, बट फॉर माइन्यूट डिटेलिंग एंड डायग्नोसिस इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो टू अ प्रोफेशनल। जानना, इंफॉर्मेशन इज़ वेरी गुड। आपके आसपास किसी को थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि ये डिसऑर्डर हो सकता है या कुछ शक भी आ रहा है, तो यू कैन गाइड दैट पर्सन टू अ राइट पर्सन टू हेल्प, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इसमें हमें ढूंढनी पड़ती हैं। दिस इज कॉल्ड स्लीप टेरर डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट जो है एकदम से उठ के चिल्लाने लगता है और पैनिक अटैक जैसा हो जाता है, उसको बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। ये का सबसे पहला सिम्टम ये है। फिजिकल साइंस है इसमें। फिजिकल साइंस से मेरा मतलब है स्वेटिंग, शिवरिंग, हाथ कांप रहे हैं, हाथ में बहुत पसीना आ रहा है, फेस पे पसीना आ रहा है, ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। और इसमें होते हैं बहुत दुजारू, कहते हैं जिसे, हिल रहे हैं डर के मारे, दैट कैन हैपन। इसीलिए इसको टेरर में लाते हैं हम। कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड होता है ये पेशेंट जब उठता है सुबह में या बीच रात में भी उठा चिल्ला के रो के, तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड होता है। थोड़ा टाइम लगता है उसको इवन रिकॉल करने में कि क्या हुआ। ये डिफरेंस है नाइटमेयर और टेरर डिसऑर्डर में, कि नाइटमेयर वाले बच्चे को या बड़े को अच्छे से सपना याद होता है और टेरर वाले को अक्सर कुछ याद नहीं होता है कि वो किस बात से डर गया। रिकॉल करने में उतनी क्लैरिटी नहीं होती है और अक्सर नहीं भी कर पाते। कई लोग कर पाते हैं, कई नहीं कर पाते हैं। ही मे और मे नॉट फॉल स्लीप, क्योंकि उसको ये एपिसोड याद आएगा, यानी कि वापस से स्लीप लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन फ्रॉम 4 to 12 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन। 4 से 12 साल के बच्चे, खास अपने टीवी में जो चैनल्स आप बच्चों को दिखाते हो, यू नीड टू सिट एंड सी देम विद देम। कोई भी नया चैनल आपका बच्चा देख रहा है, इसमें खास आप ऐसा कर सकते हो, बच्चों को जो भी आप टीवी पे विजुअल में दिखाते हो वो उनको बैठ के उनके साथ थोड़ी देर देखो। सिर्फ रिव्यू किसी से लेना वो नहीं है ज़रूरी। आप समझो कि ये एक एपिसोड तो देखो उस सीरियल का, चाहे वो कहीं मलेशिया का सीरियल है हिंदी में डब्ड, चाहे थाईलैंड का कोई एनिमेशन है। सिट डाउन एंड वॉच विद देम। एक बार उनसे डिस्कस करो कि वो क्या उसका मीनिंग लेते हैं। सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, जो भी मैन है या जो भी वुमन है, उसका आपके बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आगे फ्यूचर में बच्चे के ब्रेन को कैसे मोल्ड करती हैं, उसके इंटरेक्शन को कैसे मोल्ड करती हैं। टिपिकली कई दिनों तक मेरा 6 साल का बच्चा अपने को छोटा भीम मान रहा था, तो आजकल 3 महीने से उसका छोटा भीम बंद है। उसका छोटा भीम बंद है। छोटा भीम एक टीवी सीरियल है बच्चों का, जिसमें वो गदा लेके सारी दुनिया को ठीक कर देता है और उसमें एक महाराज और ढोलक पूरे हैं जो कि पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं। और उसमें बहुत सीडी आ गई, उसकी टी-शर्ट आ गई। मेरा बेटा पूरी तरह से उसके पीछे पागल। पर जब उसने इसको अपनी पर्सनालिटी में लेना शुरू किया कि मैं छोटा भीम हूँ और मैं सबको ठीक कर दूंगा, तो मैंने कहा अभी तो बेटा मेरे को ही ठीक करना पड़ेगा तेरे को, तो मुझे वो सीरियल बंद करना पड़ा। इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ दैट्स व्हाट एज आई सेड। ऐसा हम नहीं मानेंगे कि इनकी वजह से पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाते हैं, लेकिन सर्टनली एक ब्रॉड लेवल पे वो आपके बच्चे को कैसा मोल्ड कर रहा है और क्या वो उसको आगे जाकर भी बिलीव करता है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं सब चीज़ें, पर वो कितने दिन तक कंटिन्यू रहता है।
बहुत ज़्यादा शक्तिमान। क्या हुआ था कि कोई बच्चा कूद गया था। वो 10 साल पहले राइट वो टाइम पे वो कूद गया था और वो सब इंसिडेंट हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट उसकी वजह से कई सारे ऐसे एडवर्टिजमेंट्स जिसमें ऊपर से जंपिंग और ये सब पैराग्लाइडिंग ये सब दिखाते थे वो काफ़ी रिड्यूस हो गए एंड इंसिडेंसेस हुए काफ़ी सारे। बच्चे जो है कॉपी पेस्ट करते हैं बिहेवियर को, इसीलिए ये बहुत एक स्पेसिफिक थिंग हम लोग बोलते हैं घर में कि अगर आपका बच्चा 1 घंटे 2 घंटे टीवी देखता है तो प्लीज़ लुक इनटू इट कि वो क्या देखता है, क्योंकि कई बार आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो बिहेवियर क्यों ऐसा पिकअप कर रहा है। वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। What about the computer games which are very violent? Now that also depends how much are you letting the child play the computer games. Leave alone child, adult. Even when we play ना, sometimes we also get bored. So I don't know what's going. मैंने काफ़ी टाइम पहले एक मूवी मैंने काफ़ी टाइम पहले एक मूवी देखी थी धूम राइट। धूम देखने के बाद जो सिनेरियो था, टिपिकली बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट तो मैं ऐसी चीज़ें नोट करती हूँ। जब हम बाहर निकले, मेरे हस्बैंड कार लेके निकले, मैं बैठी उनके साथ, एक बाइक, मैंने कहा बस इसे कहते हैं इमीडिएट असर। एक भी इंसान नॉर्मली नहीं चला रहा था, एक भी इंसान धीमे नहीं चला रहा था, सब अपने आप को ऋतिक रोशन या अभिषेक बच्चन और नाइट्रोजन ऑन करेंगे और स्ट्रेट सीधा जाएंगे। Just recently, जी just recently I lost my friend. जी Bike सर accident. बच्चे बार बार देखते हैं। Yeah, he is just only 22 years of age. He lost his life because he had performed some stunts on his sports bike. Just recently. या ज़्यादातर हम लोग ऐसी ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे कोई निष्कर्ष ऐसे नहीं निकालते हैं अनलेस एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा अवेलेबल हो। तो जैसे कि रिसर्च कहती है कि स्लीप टेरर डिसऑर्डर 1% अडल्ट्स को होता है, अडल्ट्स को नहीं होता है ये डिसऑर्डर। ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है, 4 से 12 साल की एज के बच्चे। 12 साल के बाद हमारी इमोशनल, हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग ये सब बहुत डेवलप हो जाते हैं और हम रूल आउट करने लगते हैं क्या सही है क्या गलत है। भूत नहीं होते हैं या भूत मुझे कुछ नहीं करेंगे, मैं घर में रहता हूँ, मैं सेफ हूँ। पर इतना छोटा बच्चा जो 3 साल 4 साल का है वो नहीं समझ पाता है, तो उसको डराने के लिए भी लोग अक्सर बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तेरे को ले जाएगा, तो वहाँ भी वो अंदर बैठ जाता है। राइट वो उनके मन में बैठता है। इसीलिए पेरेंटिंग में हम किस तरह का बिहेवियर यूज़ करते हैं या हमारे बच्चे के साथ कौन किस प्रकार का बिहेवियर यूज़ करता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज सर्टेनली गोइंग टू अफेक्ट दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स। डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं इसके, आई थिंक आई स्किप दिस बिकॉज आई वुड वांट कि डॉक्टर्स ही करें। अब्रप्ट अवेकनिंग है स्लीप से, बहुत डरा हुआ रहेगा बच्चा, उसकी नींद में उसकी सोच में बहुत डरे हुए ख्याल, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। बहुत तेज सांस बहुत तेज चल रही है बच्चे की, शिवर कर रहा है, स्वेट कर रहा है, एंड लोग उसे शांत करने की, क्वाइट करने की कोशिश करेंगे बट विल बी डिफिकल्ट, विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क उसको काम करना। स्पेसिफिकली बहुत डिटेलिंग अवेलेबल नहीं होती है ऐसे बच्चों को जो कि स्लीप टेरर डिसऑर्डर से, यानी उन्हें ये याद नहीं होगा कि एग्जैक्टली सपने में क्या देखा था जिससे डर गए। तो इवन पेरेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है ये समझने में कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है जो डर जाता है इतना, बिकॉज उनको एक टिपिकल यू कैन से अ लिटिल बिट ऑफ अमनीजिया कि क्या हुआ था नींद में उन्हें बिल्कुल याद नहीं होगा। वेयरएज नाइटमेयर डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता है, बच्चों को अक्सर नाइटमेयर डिसऑर्डर में या इवन अडल्ट्स में उन्हें अच्छे से याद होता है कि उन्हें क्या देखा था। स्लीप वॉकिंग सोमनाबुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी, सुना है इसके बारे में आपने? पापा जग जाएगा। एक रिसेंटली एक गाना आया था, आई थिंक रितेश हाउसफुल, अरे वाह याद है आपको नाम, हाउसफुल मूवी में उसमें एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं बोमन ईरानी, उनको स्लीप वॉकिंग की बीमारी दिखाई। ऑफ कोर्स उसको कॉमेडी इंटेंट में दिखाया है कि वो नींद में चल रहे हैं और उनके आसपास सब उनके बच्चे शैतानियाँ कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो बट येस, टिपिकली स्लीप वॉकिंग में जो इस बीमारी से सफ़र करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के मूवमेंट्स कर लेते हैं जो कि हमें विश्वास नहीं होता है कि वो कर सकते हैं। दरवाजा खोल के यस, दरवाज़ा खोलना, बाहर जाना, ताला लगाना, इतने कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, खाना खाना फ्रिज में से लेके,
या कहीं से लेके टीवी ऑफ करना, कुछ भी, लाइट ऑन करना, लाइट ऑफ, कुछ भी दे कैन बी डूइंग। जी ट्रेन में नहीं ट्रैवल काफ़ी सारे एक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स होती है ऐसे लोगों के लिए। या कैसे कर पाते ये कैसे वाला तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपेरेंटली देयर आईज आर क्लोज्ड, देयर आईज कैन बी क्लोज्ड। यस, यू कैन सी दैट, सी वो जो फिगर है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विच की वी कैन हैव अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स, इवन स्लीप डिसऑर्डर्स का भी वही हाल है कि हमारी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन की एक्टिविटी, यानी हमारा कॉन्शियस स्टेट जो है बॉडी वो सो रही है, पर सबकॉन्शियस स्टेट बहुत एक्टिव है, एंड इतना एक्टिव है कि हम स्लीप वॉक कर रहे हैं। नींद में दांत चलाने की बीमारी, ब्रुक्सिज्म कहते हैं। तो इस तरह की कई सारी हैं। खाना खाना, बाथरूम यूज करना, दरवाजे लॉक करना, लोगों से बात भी करना, ये तक करते हैं लोग। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं, वो जवाब ना दें, आप उन्हें हिला हिला के उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठे ना, ये भी हो सकता है। बहुत डिफिकल्ट होता है उनको उठाना। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन फ्रॉम 8 to 12 years old। इट इज अनयूजुअल कि स्लीप वॉकिंग किसी अडल्ट को पहली बार हो। किसी भी अडल्ट को स्लीप वॉकिंग पहली बार नहीं होती है। जरूर इसका एपिसोड उसको बचपन में कभी पढ़ा होगा, ध्यान नहीं दिया या याद नहीं था, और अब वो वापस से रिकर हो रहा है। इट सर्टनली हैज़ गॉट टू डू अ लॉट विद योर मेंटल प्रोसेसेस। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या एक्टिविटी है, एंड उससे रिलेटेड ये डिसऑर्डर है, एंड इट इज़ ट्रीटेबल। जी सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव रहता है। जी, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। आईज वगैरह क्लोज रहते हैं। कुछ के आइज क्लोज रहते हैं, कुछ के बंद भी रहते हैं। एज सच दिस इज नॉट ए क्राइटेरिया। उनको जहाँ जाना होता है उन्हें पूरा घर पता होता है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज और उनको कोई और जगह पर रख दिया तो भी, अगर उन्होंने जो भी जितनी उनकी मेमोरी है ना, इसमें जेम्स बॉन्ड वाली कोई भी काम नहीं होते इन बीमारियों में। इनमें टिपिकली जो दिखता है, जो रिसर्च कहती है, वो तो उनको मालूम है रास्ते में चल के भी जाते हैं, ऐसा भी सुना है। बिल्कुल रास्ते में चल के जाते हैं। नेचुरली दे कैन गेट इंजर्ड, व्हाट शी इज सेइंग, कि ट्रेन में नहीं, ऐसे लोगों को, या अगर करें तो उनके साथ कोई रहे। कैसे मैनेज करते हैं? या बिल्कुल, इट इज certainly a complex disease. It's a complex disease. It's not an easy disease to understand. वर्क करता कोई नहीं वर्क। Cognitive functions तो certainly काम कर रहे हैं। जब कोई इंसान ताला खोल रहा है, दरवाजा खोल रहा है, कॉन्शियस तो नहीं रहता। हाँ, वो कॉन्शियस नहीं, एंड उसको दूसरे दिन याद भी नहीं है कि आप उसने क्या किया है, कुछ भी याद नहीं रहता। नहीं, कॉग्निटिव फंक्शन कोई नहीं वर्क कर रहा है। राइट। तो स्लीप टॉकिंग क्यों होता है? Again, that's a mental activity. Again, your subconscious is very aware. I would say एक particular disease के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, we should read about it. There are lots of books downstairs. काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बिकॉज ये डिफिकल्ट होगा कि हम लोग इस छोटे से सेशन में बहुत डिटेल में बात कर पाएँ, या आप मेरे को अलग से मिलो, वी कैन टॉक अबाउट इट। हाँ, बट आपकी इन्फॉर्मेशन का रीज़न क्या है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जानना। जस्ट बिकॉज क्यूरियोसिटी है तो किताबें हैं, पर तकलीफ है तो थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। मतलब फिर हम समय नहीं वेस्ट करें किसी का ना। कई बार लोग अपनी इंक्विजिटिवनेस के लिए बहुत सारा पका के जाते हैं, पका के मतलब बोर करके जाते हैं या बहुत पूछ के जाते हैं। मैं वहाँ सजेस्ट करती हूँ, ये लाइब्रेरीज़ हैं जहाँ बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, टेक आउट सम टाइम, 2 ही पेज पढ़ो, लेकिन आपकी इंक्विजिटिवनेस थोड़ी कम होगी, क्यूरियोसिटी जो है थोड़ी सही तरीक़ों से शांत होगी। वेराज आप रैंडमली किसी से क्वेश्चंस पूछोगे तो पता नहीं सही जवाब मिल रहा है, गलत जवाब मिल रहा है। एंड क्या होगा, जिसे हम कहते हैं वाइकिपीडिया या इंसाइक्लोपीडिया, हम में से कोई भी डॉक्टर्स वो बनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि हम लोग का समय, हम लोग का टाइम बहुत प्रेशियस होता है, तो टाइम पास करने के लिए हम लोग डिस्कशंस नहीं कर पाते। किसी को बीमारी है, कोई परेशान है, तो वी आर देयर, बट फॉर इंफॉर्मेशन वी सजेस्ट देयर इज अ लाइब्रेरी डाउन, प्लीज गो डाउन, सर्च फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटीरियल। इसमें भी कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज हैं। रिपीटेड एपिसोड्स किसी को हो रहे हैं अगर स्लीप वॉकिंग के, यानी कि वो काफ़ी टाइम से ऐसा कर रहा है, रोज चल रहा है या वीक में 3-4 बार चल रहा है, then certainly needs to be looked into it. इंसान का फेस बिल्कुल ब्लैंक होता है, विदाउट एनी इमोशनल, यानी वो अगर फॉर
फॉर एग्जाम्पल आपको लगेगा कि वो दरवाजे से बाहर जा रहा है तो उसको थोड़ी एंग्जाइटी होनी चाहिए, नहीं, वो बिल्कुल ब्लैंक चल रहा है एंड उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। आपके फेस पे ज़्यादा एक्सप्रेशन होंगे उसको देखकर फॉर श्योर कि ये कैसे चल रहा है और कहाँ जा रहा है। यू में भी टेरर की पता नहीं इसको चोट ना लग जाए। लोगों को एमनीजिया होता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, स्लीप वॉकिंग की बीमारी से जो सफ़र करते हैं, दे डोंट रिमेंबर एनीथिंग। मेंटल एक्टिविटी या बिहेवियर जो है उनका अफेक्ट नहीं होता है, थोड़े समय के लिए थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बट थोड़ा सा दे आर डिसोरिएंटेड अगर आपने बहुत ज़्यादा जोर देके उन्हें उठा दिया है या वो उठ गए हैं, लेकिन एज सच उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता है कि वो एकदम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं या दे आर नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। इट इज़ नॉट कॉमन, उसका डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कहता है कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा बीमारी जो नींद की पाई जाती है वो इंसोमिया है, जिस पे हम लोग ने लास्ट सेशन में बात की थी। जी, कुछ चीज़ें हम रूल आउट करते हैं कि ये किसी मेंटल इशू की वजह से या ड्रग की वजह से नहीं है। PLMD, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, ये ज़्यादातर लोगों को नींद में इफेक्ट करता है जब वो सो रहे होते हैं उस समय, और इसमें टिपिकली जो है इंसान का पैर जो है, टोज, ये हिलते रहते हैं, रेस्ट नहीं है बिल्कुल, इतना कि धीमे हिलने से किकिंग, वायलेंट किकिंग, बहुत तेजी तेजी हिलना कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स। लेग्स, आर्म्स, इवन कई बार एब्डोमिनल एरिया, नेजल मूवमेंट्स, ओरल एरिया, ये सारी चीज़ें भी PLMD में मूवमेंट में दिखाई देती हैं। मूवमेंट ऑफ लेग्स इज मोर टिपिकल दैन मूवमेंट ऑफ आर्म्स, ज़्यादा पैरों का मूवमेंट पाया जाता है, हाथों का कम। ये इसका एक ड्यूरेशन होता है 5 सेकेंड से 10 सेकेंड 15 सेकेंड तक, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब आप सोचो कि 1 घंटे से कोई हिला रहा है, ऐसा नहीं, एकदम से 10 सेकेंड के लिए हिलेगा और फिर स्टॉप हो गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉक्टर्नल मायोक्लोनस, इस डिजीज़ का नाम है, और ये टिपिकली जो है वो कुछ मिनट्स, कुछ सेकेंड्स चलती है और उसके बाद वापस से इंसान शांत हो जाता है। I would not talk about reasons over here in this session. I'll tell you why. Because there are various reasons why mental disorders and sleep disorders occur. Various, innumerable. I can't count them. Thousands of reasons why mental and sleep disorders occur. तो इसीलिए मैं reasons में generally नहीं जाती हूँ, but हाँ, हम लोग ओवर रूल करते हैं कि कोई इंसान कोई दवा तो नहीं ले रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, कोई ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ या अल्कोहल तो नहीं ले रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है, या उसको कोई फिजिकल डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल क्या उसको पार्किंसन है जिसकी वजह से वो लेटे लेटे पैर उसका हिल रहा है, या हंटिंगटन एक डिजीज़ है। सो देर आर वेरियस फिजिकल डिजीज़ ऑल्सो जिनकी वजह से, फिजियोलॉजिकल डिजीज़ जिनकी वजह से कई सारे स्लीप डिसऑर्डर्स हमें देखने पड़ते हैं कि वो रूल आउट करें, फिर हम अंडरस्टैंड करें कि ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर है। जनरली ये डिजीज़ जो है बहुत डीप स्लीप होती है उस समय अकर होती है, PLMD। हम बहुत अपनी गहरी नींद में हैं तब PLMD के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। RLS इज कॉल्ड रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इररेसिस्टिबल अर्ज टू मूव देयर लेग्स व्हाइल एट रेस्ट, रोक ही नहीं पाते हैं, हर वक्त पैर हिलता रहता है, बैठे हैं और पैर हिल रहा है, ऐसे ऐसे हिल रहा है तो ऐसे ऐसे हिल रहा है किसी न किसी तरीके से। एंड ये सिर्फ ऐसे नहीं होता है कि वो कभी कभी हिलाते हैं, ज़्यादातर उनका पैर लंबे अरसे तक हिलता रहता है। वेग अनकंफर्टेबल फीलिंग जब वो अपने पैर को रखते हैं या नहीं हिलाते हैं, और बल्कि उन्हें अच्छा लगता है कि पैर हिल रहा है, दैट्स अ गुड फीलिंग फॉर देम। पूरे दिन हिलाना पैर का, बिल्कुल भी चुप बैठना नहीं, एक घंटे के लिए 15 मिनट के लिए भी सीधा नहीं बैठेंगे, हिलता ही रहेगा हर वक्त पैर, या एंड इनकी वजह से या तो लेट इवनिंग सिम्टम्स, यानी वो ठीक से नींद नहीं आती है, या इंसोमिया, नींद आती ही नहीं है, और इसकी वजह से ये बीमारी और बढ़ सकती है। कुछ खास ऐसी कंडीशंस हैं, प्रेगनेंसी, यूरेमिया, पोस्ट सर्जरी कंडीशंस, जिनकी वजह से RLS, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, बढ़ सकता है। यूरेमिया एक किडनी डिजीज़ है जिसमें हमें किडनी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो वो अफेक्ट करते हैं। यूरेमिया एक किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, नहीं फेलियर तो नहीं, बट इट इज़ अ किडनी कंडीशन, इट कैन
कैन लीड टू किडनी फेलियर। सो हम एक्सट्रीम सेंटेंसेस में नहीं जाते हैं ज़्यादातर कि खास क्या इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको मिलाकर कोई डिजीज़ या जिनको मिलाकर फाइनली कोई इंसान मर जाता है। तो वी डोंट लुक एट इट दैट वे, या इट कैन लीड यू टू इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्लीप डिसऑर्डर्स कैन कॉज डेथ, it can cause death. Now when I say this, I mean it is a very vast condition in the sense कि sleep disorders कितने दिन से हैं आपको, उसकी वजह